नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां हम कृषि संबंधी तमाम नई जानकारियां आप किसानों तक पहुंचाते हैं ताकि उनसे आपको लाभ हो सके, आप नई तकनीक का कृषि में इस्तेमाल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकें। तो आज के विषय क्या है जिस पर आज हम विषय विशेषज्ञ से चर्चा करेंगे और साथ ही आपके सवाल लेंगे। आइए नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा पहला विषय है हाईटेक मशीनरी का कृषि में उपयोग और साथ ही बात करेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में फूलों की खेती की संभावनाओं के बारे में। तो दोनों विषयों के बारे में जो भी अगर आपके सवाल हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अगले 1 घंटे तक ये मंच आपके लिए है। 2 टोल फ्री नंबर आपको दे देते हैं जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप नंबर नोट कर लें 1800113060। दूसरा नंबर है 1800113061। टोल फ्री है यानी आपका इस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही साथ आप हमें ईमेल से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें hellokisan2015@gmail.com। जब भी आप हमें ईमेल करें ज़रूर अपना नाम लिखें, अपने ज़िले का, अपने राज्य का नाम ज़रूर अपने मेल में मेंशन करें ताकि हम उसे साथ ही साथ कार्यक्रम में शामिल करें और आपके नाम को भी पढ़ें, आपके गाँव के नाम को भी पढ़ें, आपके मेल के साथ, आपके सवालों के साथ। तो ज़रूर मेल करें, कॉल करें, लाइव आपके सवालों को, आपके ईमेल्स को साथ साथ हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे और लेंगे उनका जवाब। 2 मेहमान हमारे साथ रहेंगे और जो हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं सबसे पहले उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर रऊफ अहमद परेजी हमारे साथ हैं जो कि कृषि अभियांत्रिकी संभाग IARI पूसा नई दिल्ली से हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आप हमें जो हाईटेक मशीनरी हैं उनके बारे में बताएंगे। इस कैटेगरी में कौन कौन सी मशीनरीज आती हैं, उनका किस तरह से आज के समय में कृषि में उपयोग हो रहा है और लाभ कैसे हमारे किसान इससे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। दूसरे मेहमान जो हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं डॉक्टर VC गुप्ता और आप पूर्व डीन हैं डॉक्टर यशवंत परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और आपसे हम पहाड़ी क्षेत्रों में फूलों की खेती की संभावना के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कौन कौन सी फूलों की खेती की जा सकती है। अगर फूलों की बात करें तो ये एक कैश क्रॉप है, नकदी फसल है जिससे किसानों को अच्छा लाभ हो सकता है और पहाड़ों में भी नई नई संभावनाएं तलाश की जा रही है जिससे हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। दोनों विषय पर विस्तार से चर्चा होगी। आपके कॉल्स का, आपकी ईमेल्स का हमें इंतजार रहता है। ज़रूर बढ़ चढ़ कर अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रऊफ आपसे समझना चाहेंगे, जो हम नई तकनीक की बात कर रहे हैं, हाईटेक मशीनरी, किसे समझें हम हाईटेक मशीनरी कृषि में? क्योंकि ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, सीडर है, सीडर वगैरह ये तो हम जानते ही हैं, इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन जब हम हाईटेक मशीनरी की बात करते हैं तो इस श्रेणी में कौन कौन सी आज के समय की मशीनरीज आती हैं? जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं देश में, तो जो एग्रीकल्चर है इसमें जो हमें मशीनरी की बात करते हैं कि राइस और वीट में ही मैक्सिमम मशीनरी यूज़ हुई है। लेकिन जब हम हाईटेक की बात करते हैं तो हमारा जोर रहता है कि ऐसी मशीनरी जिसमें हम ये जान पाएँ कि कितना इनपुट यूज़ करना है या जो हमारा आउटपुट है उसकी क्वालिटी बढ़ा पाएँ या हम उससे ये कर पाएँ कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे माप के हम उतना ज़मीन को जो भी इनपुट है वो दे सकते हैं। तो जिसमें हम बात करते चाहे ड्रोन की बात करें, रोबोटिक्स की बात करें या ऑटोमेटिक कोई मशीन है, ट्रांसप्लांटर है, इन सब की जब बात हम करते हैं तो ये हाईटेक मशीनरी में आ जाता है। बिल्कुल, तो ये हाईटेक मशीनरीज हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है और कई जो इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी हुई मशीनें हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसा कि हमें सर ने बताया भी कि ये तक किसान को पता चल जाए कि उसकी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, उसके हिसाब से ही ये मशीनरी अपने आप ही डिसाइड करती हैं, बताती हैं आपको कि कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है, कौन सी कीट और बीमारियाँ लगी हुई, इनका किस तरीके से आपको निवारण करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज के समय में इन हाईटेक मशीनरीज के द्वारा कृषि में की जा रही हैं, जिसमें ड्रोन है, रोबोटिक्स है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल हो रहा है। आइए देखते हैं हमारी आज की पहली रिपोर्ट पहले विषय से जुड़ी हुई। जैसे जैसे समय का पहिया आगे बढ़ रहा है, अपने साथ खेती के नए कृषि यंत्रों को इजाद करने में हम सफलता हासिल करते जा रहे हैं और ये कृषि उपकरण खेती के हर काम को आसान बनाने में सहायक साबित हो रहे हैं।
आज बाजार में ऐसी कई मशीनें मौजूद हैं जो किसानों की फहरिस्त में शामिल हैं। इनमें मुख्य हैं हैप्पी सीडर, पैडल या सोलर चलित धान का थ्रेशर, रोटावेटर, पावर टिलर, पावर वीडर, कल्टीवेटर, लेजर लैंड लेवलर, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर शामिल हैं। इसके अलावा फसल अवशेषों के बेहतर प्रबंधन के लिए कई तरह की मशीनें उपलब्ध हैं, जिसमें जीरो टिल ड्रिल, हैप्पी सीडर, रोटरी डिस्क ड्रिल, सुपर सीडर, संयुक्त डिस्क हैरो और मोल्ड बोर्ड यानी एमबी प्लो उपलब्ध है। इनकी सहायता से किसानों की समय की बचत भी हो रही है। किसान समय से बुआई कर अच्छी पैदावार ले पा रहे हैं। वहीं आधुनिक कृषि यंत्रों में किसान ड्रोन की भी विशेष भूमिका है। इसकी सहायता से एक बड़े क्षेत्रफल में महज कुछ ही घंटों में कीटनाशक या दवाओं का छिड़काव करना संभव हुआ है। इससे समय की बचत होती है और सबसे बड़ा फायदा ये है कि सही समय पर खेतों में कीट व रोग प्रबंधन संभव हो सका। ड्रोन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विशेष तरंग दृश्य को पढ़कर किसानों को जानकारी देने में सक्षम है कि फसल के किस हिस्से में पोषक तत्व की कमी है और तत्वों की कितनी मात्रा से पोषण की कमी दूर हो सकेगी। तो अभी आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि कौन कौन सी वो हाईटेक मशीनरीज हैं, कैसे इसका इस्तेमाल हो सकता है, कृषि की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है, हमारे युवाओं को अच्छा रोजगार प्राप्त हो सकता है और कृषि को आर्थिक रूप से मजबूत करने में इसकी भूमिका बहुत महत्व है, इसे सही दिशा और इसकी दशा को सुधारने में भी। आज का जो हमारा दूसरा विषय है उस पर हम बात करते हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में फूलों की खेती की क्या संभावनाएं हैं। बात करते हैं डॉक्टर गुप्ता से। सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी सर, जैसे कि हमारा आज का दूसरा विषय है पहाड़ी क्षेत्रों में फूलों की खेती की संभावनाएं। किस तरह की संभावनाएं हमारे किसान देख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में? पहाड़ी क्षेत्रों का फूलों की खेती में बहुत ही बड़ा योगदान है। इसकी में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैदानी इलाकों में नहीं पाई जाती। एक तो जो भी पुष्प तैयार होते हैं वो बेमौसमी होते हैं और उनकी डिमांड होती है। दूसरा, जो हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है और सारी साल यहाँ पुष्प उगा सकते हैं। प्रिसीजन फार्मिंग के आने से पॉली हाउस में खेती हो रही है और साथ में शेड नेट हाउस, तरह तरह के नए आधुनिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिससे कि पहाड़ी क्षेत्र के किसान और युवाओं को रोजगार की बहुत ही संभावनाएं प्राप्त हुई है। तो जहाँ तक पुष्पों की बात है, उसमें मुख्य पुष्प कार्नेशन, गुलाब, क्राइसैंथेमम, लिलियम इत्यादि इत्यादि फूलों का भारतवर्ष में पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी इलाकों में जैसे दिल्ली है, बेंगलोर है, चेन्नई है इत्यादि इलाकों में यहाँ से पुष्प जा रहे हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे पास जहाँ तक देखते हैं हम तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमालय जी, इन क्षेत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम इस पहाड़ी क्षेत्रों के अगर प्लेटफॉर्म पे ले आए तो इन क्षेत्रों की जो समस्याएं, जो फूलों की जो खेती है शॉर्ट टर्म में 3 महीने से 4-5 महीने में तैयार हो जाती है पुष्प। इसलिए किसान भाइयों को जहाँ कुछ महीने जो है ठंड रहती है, गर्मियों में आती ही इसको खेती जी बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि बहुत तरह की संभावनाएं हैं पहाड़ी क्षेत्रों में और इसे अगर और प्रोत्साहित किया जाए, एक सपोर्ट दिया जाए तो किसानों को काफ़ी अच्छा लाभ हो सकता है। और ऐसे फूल जो कि आमतौर पर जिस मौसम में उपलब्ध नहीं होते हैं वो भी पहाड़ों से बाज़ार में उपलब्ध कराए जा सकते हैं। और जब आप बेमौसम चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध करवाते हैं, जब उनकी मांग अधिक होती है और उस हिसाब से पूर्ति नहीं हो पाती, तो अच्छी बात ये होती है कि किसानों को इसके अच्छे भाव भी मिलते हैं। आइए देखते से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। हमारे देश में साल भर फूलों की मांग बनी रहती है। धार्मिक उत्सव हो या राजनीतिक गतिविधियां, फूलों के बिना सब अधूरा है। ऐसे में किसानों के सामने फूलों की खेती का बेहतर विकल्प मौजूद है। ये उन किसानों के लिए भी बेहतर विकल्प है जो पहाड़ी इलाकों में पारंपरिक खेती से कम मुनाफा मिलने की वजह से पलायन कर रहे हैं। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम के अनुसार ही फूलों की खेती की जा सकती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहाँ की जलवायु फूलों की खेती के लिए सबसे अच्छी है। इसीलिए यहाँ के किसान अब अपने खेत में कई तरह के फूल उगा रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा गेंदे के फूलों की खेती को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस पर मौसम का सीधा असर नहीं पड़ता,
और रोग लगने की आशंका कम होती है। गेंदा 3 रंग में पाया जाता है, जिनमें केसरिया, लाल व हल्का पीला शामिल है, और इन तीनों की ही मांग बाजार में रहती है। इसके अलावा यहाँ के किसान ट्यूलिप को भी उगाना पसंद कर रहे हैं। ये फूल यहाँ की जलवायु के लिए अनुकूल है, लेकिन इसे सीजन और किस्म के हिसाब से चुनें। जैसे जल्दी फूल देने वाली ट्यूलिप किस्म सिंगल अर्ली, डबल अर्ली, डक वैन टोल। मिड सीजन में फूल देने वाली ट्यूलिप किस्म विजय और मेंडल। देर से फूल देने वाली ट्यूलिप किस्म ब्रीडर्स, लिली फ्लावर, रेम्ब्रांड। इसके अलावा स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र या उद्यानिकी विभाग में संपर्क कर किसान सलाह ले सकते हैं। तो भी आपने ये रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको फूलों की खेती के बारे में बताया। फूलों की खेती वैसे भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोकप्रिय हो रही है, और ख़ास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर कई बार जो पारंपरिक फसलें हैं वो किसान नहीं ले पाते हैं, उस तरह के खेत उपलब्ध नहीं होते, वहाँ पर फूलों के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है। ये भी आपने रिपोर्ट में देखा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर भेजें। एक ईमेल आया है, वो उस ईमेल को हम शामिल कर लेते हैं। और ये हमारे दर्शक हैं अंकुर सहाय, जिन्होंने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से ये ईमेल भेजा है। ये जानना चाहते हैं हाईटेक मशीन क्या होती है, इसका कृषि में उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसके महत्व के बारे में जानकारी दें। जी सर। हाँ, जो अंकुर सहाय जी ने प्रश्न पूछा है कि हाईटेक मशीनरी किसे हम कहते हैं, पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो देश का एग्रीकल्चर है पहले लेबर के ज़रिए से चलता था। इसमें बिल्कुल मजदूरों से, हाथ से हम काम करते थे। उसके बाद हमने हल का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद आगे बढ़ता गया तो ट्रैक्टर से जो मशीनरी चल रही है उनका उपयोग हुआ। आज हम बात करते हैं ऐसी मशीनरी का कि जहाँ पे डिसीजन खुद ले पाएँ, जहाँ पे ये हम देखेंगे कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी हिसाब से उस ज़रूरत के हिसाब से उसका सोल्यूशन निकालना। तो जब हम हाईटेक की बात करते हैं, अगर आप खेती की बात करें, कोई भी आप लीजिए, राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम लीजिए, उसमें हाईटेक की अगर आप बात करेंगे तो पहले हमें देखना है कि कौन सी उसमें रोग लगी है, फिर उसके हिसाब से ये जानना कि रोग जो लगी है उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद जहाँ पर रोग लगी है वहीं पर स्प्रे करना है तो हम बात करते हैं ड्रोन की, तो ड्रोन को हम हाईटेक मशीनरी में लेते हैं। उसके बाद अगर बीच में निराई गुड़ाई की ज़रूरत पड़ती है तो हम बात करते हैं रोबोटिक्स की, रोबोटिक वीडर की। तो ये सारी मशीनरी हाईटेक में आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, देश का जो भी एग्रीकल्चर है, ये आगे जाके इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर बन जाएगा। मतलब इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही यूज़ होना है जी। तो इससे क्या होगा, जब हम किसानों की बात करते हैं, लागत की बात करते हैं तो बहुत लागत चली जाती है, तो लेकिन जब हम मशीनरी का यूज़ करते हैं कम से कम 20 से 30% लागत बच जाती है। जो इनपुट कॉस्ट है, चाहे हम फर्टिलाइज़र की बात करें, खाद की बात करें, किसी केमिकल की बात करें, उसके बाद बीज की बात करें, तो इनका कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। लेकिन सर एक चीज़ ये भी है कि लोग ये सोचते हैं कि जो हम ड्रोन की बात करें, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, वो मशीनरी जो AI आधारित है, या फिर जो हम बात भी कर रहे थे कि IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत महंगी होती होंगी। तो क्या ये सही बात है? देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी जब पहले आ जाती है उसका कॉस्ट पहले बहुत ज़्यादा होता है। आप स्मार्टफोन की बात कीजिए, पहले जब स्मार्टफोन आया उसका कॉस्ट कितना रहता, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है। जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है पहले उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, फिर जब हम उसका यूज़ करते हैं और उसका हम कस्टमाइज़ करते हैं अपने देश के हिसाब से तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। अगर आप ड्रोन की बात करेंगे, ड्रोन हाई कॉस्ट मशीनरी है या टेक्नोलॉजी है, लेकिन सरकार ने ये जाना कि इसका कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन फ़ायदा भी उसी हिसाब से है, तो सरकार ने उसके लिए स्कीम निकाली कि किसान अगर उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे तो एक सब्सिडी का सेक्टर है, सब्सिडी उस पर है। तो इसी तरह जो दूसरी मशीनरी है, भले ही कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन ऐसी मशीनरी को इंडिविजुअल फार्मर परचेज ना करे, बल्कि उसके लिए ज़रूरी है कि या FPOs या कस्टम हायरिंग के ज़रिए हम उसको बढ़ावा दें। लेकिन उसका जो इस्तेमाल है, उसका इस्तेमाल होना ज़रूरी है ताकि जो किसान की आय है उसको हम बढ़ा पाएँ और उसकी जो लागत है वो कम हो पाए। जी बिल्कुल। तो देखिए बहुत सारे फ़ायदे हैं, और जब भी कोई नई चीज़ आती है तो जाहिर सी बात है कि कुछ आशंकाएं होती हैं, कुछ सवाल होते हैं, लेकिन इन्हीं आशंकाओं को और इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए, आशंकाओं को दूर करते हुए हमें उस तकनीक का इस्तेमाल करना है जो हमारे देश के भविष्य के लिए, किसानों की आय के लिए मजबूत है, बेहतर है, और वो है हाईटेक मशीनरी, जो कि चाहे वो ड्रोन कह लें या रोबोटिक्स और या फिर AI आधारित मशीनरी। और देखिए इस बार बजट में भी
AI को लेकर खास प्रावधान भी किया गया है। कृषि पर काफ़ी फोकस है ताकि किसान इस नई तकनीक का इस्तेमाल करें और जो एक श्रम होता है वो भी घटे। किसानों के लिए कई जोखिम भी होते हैं कृषि में, वो भी इन मशीनों का इस्तेमाल करके उन्हें दूर किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर गुप्ता से। सर, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी सर। जो हमारा दूसरा विषय है फूलों की खेती की संभावना की हम बात कर रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों की, तो पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से फूल हैं जिनकी खेती हमारे किसान कर सकते हैं और कहाँ से इसकी शुरुआत करें। जो किसान भाई पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, ज्यादातर आज तक यहाँ कार्नेशन की खेती ज्यादातर होती है। कार्नेशन एक ऐसा फ्लावर है जो कि सारी साल पॉली हाउस में ही होता है और इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा होती है। यहाँ लगभग 250 रुपए से लेकर 450 रुपए के बीच डंडिया, जिसको एक बंच के रूप में बेचते हैं, की डिमांड। दूसरा फ्लावर है गुलाब, जिसकी भी सारी साल डिमांड होती है। जो इलाके पर गर्म से है इसकी खेती बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसका गुलदाउदी की डिमांड अब बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि यह और अन्य होता है और इसको जो यूनिवर्सिटी है ऐसे जाए इसकी तकनीक निकाल रखी है। चौथा फ्लावर जो गेंदा है उसको ओपन में करते हैं, मैरीगोल्ड, और वो भी फ्रेंच गेंदा और अफ्रीकन गेंदा, और ये सारी साल चलता है। और गेंदे की खेती का मैं किसान भाइयों बहनों को बताना चाहता हूँ कि जिस खेत में गेंदे की खेती करते हैं उसमें कृमि, जिसको निमेटोड्स कहते हैं, वो कभी नहीं पैदा होते। तो इसलिए इसका डबल फायदा है। और आजकल गेंदे की खेती से और भी कई चीजें प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। जैसे गेंदे की जो संतरी रंग की किस्में है उसमें से ल्यूटिन निकाला जाता है और उसको पोल्ट्री फीड में खिलाने से जो अंडे होते हैं वो एग योक जो है ऑरेंज कलर का हो जाता है, जिससे वैल्यू एडिशन बढ़ती है। इस तरह से बल्बस प्लांट है, जैसे लिलियम है, ग्लेडियोलस है और ट्यूलिप है, इनकी खेती भी पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत अच्छी संभावना है। और कुछ किसान जो कि एडवांस किसान है, जिनको फूलों की खेती का तरीका समझ आ गया है, वो इसकी खेती कर रहे हैं। तो आपने अभी 20 मार्च को पूरे एशिया की जो दूसरी सबसे बड़ी ट्यूलिप गार्डन है उसका भी उद्घाटन श्रीनगर में हुआ है, जिसमें 16 से 18 लाख बल्ब जो है एक टाइम में खिले हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किसान भाई, अगर हम इसमें फूलों की खेती के साथ टूरिज्म को भी इसमें बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि फूलों की खेती के साथ साथ इसे अगर हम पर्यटन से भी जोड़ें तो और भी लाभ हो सकता है। और फूल तो हर किसी को भाते हैं, अलग अलग अवसर होते हैं जब इस्तेमाल होते हैं फूल, और साल भर इनकी मांग भी बनी रहती है। कभी फूलों के लिए नहीं कह सकते हैं कि इनकी डिमांड नहीं होती है। तो इस पूरे बाजार में हमारे किसान भी संभावना को तलाश सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें लो किसान। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हेलो किसान में हम बात कर रहे हैं कृषि में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के बारे में। आधुनिक जो मशीनें हैं उनका इस्तेमाल किस प्रकार हो रहा है और कौन कौन सी मशीनें हैं जिसका इस्तेमाल अलग अलग ज़रूरतों के लिए किया जा सकता है। और साथ ही हम बात करें दूसरे विषय पर जो कि है पहाड़ी क्षेत्रों में फूलों की खेती की संभावनाओं के बारे में। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 2 टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें, 1800-113060 और दूसरा नंबर है 1800 और साथ ही देख सकते हैं 3061 टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी हम लगातार नीचे फ्लैश कर रहे हैं, हेलो किसान 2015@gmail.com। तो हेलो किसान 2015 ये हमारा ईमेल आईडी है जिस पर आप हमें कर सकते हैं ईमेल भी, जिन्हें हम लाइव कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और एक ईमेल आया है उसे भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। विशाल सिंह है जिन्होंने हमें ये ईमेल किया है। ये जानना चाहते हैं कि इन्हें फूलों की मार्केटिंग के बारे में सवाल है इनका कि किस तरीके से फूलों को बेचा जा सकता है। तो डॉक्टर गुप्ता ये मार्केटिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं कि कैसे इसे बेचें, मतलब बाजार कहाँ ढूंढें। हेलो, तो हमारे पुष्प चंदौली से है ये दर्शक। पेरिशेबल आइटम है। इसको हम जैसे भी हार्वेस्टिंग स्टेज होती है वो किसान भाइयों को पता होनी चाहिए। जैसे मैं कार्नेशन की बात करता हूँ तो टाइट बड स्टेज, जब फूल खिलने वाला ही होता है उसको हम सुबह के टाइम निकाल के एकदम पानी की बाल्टी में रख देते हैं। और जितने भी पुष्प हैं ये ध्यान रखना चाहिए कि विशेषकर लाल रंग की गुलाब, लाल रंग की कार्नेशन की डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा होती है। और उसके बाद सफेद है, पीले रंग के हैं और पिंक कलर के हैं, गुलाबी कलर के। तो इसका फूलों की खेती जो है फैशन से जुड़ी किसान भाइयों को ये भी चाहिए किस तरह की डिमांड है। जैसे गेंदे की किस्म इंडिया में जो होती है वो आपकी रंग की होती है, जबकि उत्तरी भारत में संतरी रंग की डिमांड ज्यादा होती है। तो इस तरह से जिस मार्केट के लिए आपने ले जाना है उस पुष्प को तैयार करें और उसको सही समय पे काटे। और उसके बाद पैकेजिंग ग्रेडिंग उसकी ठीक ढंग से उसकी पैकेजिंग करें। और जैसे कार्नेशन में, गुलाब में उसके नीचे की पत्तियां काट के उसके 20 डंडियों का एक बंडल बनाते हैं और उसके बाद प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रख के कुछ घंटे उसको कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं। जब ये तैयार हो जाता है उसको हम सर मैं यहाँ एक और सवाल ले लेती हूँ साथ ही। ये हमारे दर्शक हैं भुवन बोहरा हैं जिन्होंने चंपावत उत्तराखंड से हमें ईमेल किया है और ये जानना चाहते हैं कि पहाड़ों में फूलों की खेती शुरू करने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई योजना, कोई मदद मिलेगी? इसमें जो तरह जितनी भी हर राज्य की सरकार है उनका अनुदान जो है 60% से लेकर 90% तक है अनुदान जो दिया जाता है, जो कि विशेषकर पॉली हाउस बनाने में, प्लांटिंग मटेरियल खरीदने में और आपके जो पोस्ट हार्वेस्ट की जो इक्विपमेंट लगते हैं, जैसे कोल्ड स्टोर बनाना है या आपने पावर टिलर लेना है या पावर स्प्रे लेना है, इसमें सभी में अनुदान है। तो इसका फायदा उठाएं और उसके लिए आपको नजदीक के जो भी उद्यान विकास अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें। उसमें वहां आपको इसका फायदा मिल जाएगा। आपके पास अपना आधार कार्ड, पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए और जो आपके खेत है उसके तरतीमा होना चाहिए, वो ले जाकर वहां एंटर कराएं। आपको उसकी सब्सिडी वो एकदम रिलीज कर देंगे। दूसरा जो मार्केटिंग के बारे में विशाल जी ने पूछा है, तो जब इस तरह की पैकेजिंग करते हैं तो किसान भाइयों उसको हम बड़े बड़े डब्बों में फूलों के साइज के अनुसार पैक कर देते हैं। और जो विशेषकर उत्तरी भारत की मार्केट है वो आपकी दिल्ली है। दिल्ली में जब पहुंच जाते हैं सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मंडियां खुल जाती हैं और उसी में बिक जाते हैं। जी सर। जो है अपनी गाड़ियों में भेजते हैं और वहां पर जो आड़ती है उनको ले जाते हैं। अब एपीएमसी है, एग्रीकल्चर प्राइस मार्केटिंग जो कंपनी है, उसके अनुसार भी फूलों की खेती की मार्केटिंग हो रही है। मैं विशेषकर किसान भाइयों को एक सुझाव देता हूं कि अगर हम सहकारी रूप से जुड़ के चलें और अपनी ही गाड़ी खरीदें, जिसमें 7-8 फार्मर मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए और उस फूलों को ले जाकर वहां मार्केट में बेचे, तो इससे ज्यादा लाभ मिलेगा और आपको ठगने की भी कोई अंदर कोई संभावना भी कम रहेगी। इसलिए मार्केटिंग जो है अब पक्की है। आपका सामान अच्छा होना चाहिए। मतलब आप कई बार फार्मर जो है चालाकी से
जैसे 90 सेंटीमीटर की स्टेम लेंथ है, अगर उसमें 60 सेंटीमीटर का की डंडी डाल देते हैं तो सारी की सारी कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो जाती है। ये तो रहा डोमेस्टिक मार्केट के लिए। तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड करते हैं, ईमानदारी चाहिए, क्वालिटी चाहिए और सही स्टेज ऑफ हार्वेस्ट चाहिए, आपको पैसे हमेशा मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की सर यहाँ पर। और एक और ईमेल आया है, इन्होंने नाम नहीं लिखा है ठीक से, ये मशीनरी के ऊपर है। हालांकि जो आज का हमारा हाईटेक मशीनरी से जुड़ा हुआ विषय है, सीधे सीधे उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी उनका सवाल ले लेते हैं। ये मिलेट प्रोसेसिंग मशीन के बारे में जानना चाहते हैं कि कहाँ मिलेगी और क्या कोई ऐसी जगह या मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनसे ये संपर्क कर सकते हैं। जो मिलेट की प्रोसेसिंग है, मिलेट की प्रोसेसिंग के लिए जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कि भोपाल में है, या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि लुधियाना है, वहाँ से ये जानकारी ले सकते हैं कि मिलेट की प्रोसेसिंग हम कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हैं और इसकी मशीनरी कहाँ से हमको उपलब्ध हो सकती है। जी, अब बात कर लेते हैं जो हमारा विषय है, यानी जो हाईटेक मशीनरी है, उसमें आपने बताया कि ड्रोन है, रोबोटिक्स है। सर, अगर जो ज़्यादातर ज़रूरतें हैं वो किस तरह की कृषि में भी ज़रूरतें हैं जहाँ पर हाईटेक मशीनरी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, जिस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है? अगर हम देश के एग्रीकल्चर को देखें, पहले जो हमारी ज़रूरत थी वो थी कि हमको पैदावार बढ़ाना है। अगर हम 1960s की बात करें, 1960 से लेकर आज तक की बात करें, तो पैदावार को तो हमने बढ़ा लिया। लेकिन उसके बाद जो अब हमारी ज़रूरत है कि जो स्वास्थ्य है, जो इनकम है, उसके बाद जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको सेव करना, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि ऐसा कृषि का कोई क्षेत्र ही नहीं है जहाँ में हाईटेक मशीनरी या एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम कोई भी क्षेत्र ले, जैसे हम फूलों की बात कर रहे थे, तो फूलों की बात के लिए हम बात कर रहे हैं कि स्टोरेज की ज़रूरत है, तो किस टेम्परेचर पे स्टोर करना है, कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, उसके लिए जब हम कोल्ड स्टोरेज बना लेते हैं तो हम वहाँ पे IoT का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो ही हमारे किसान भाई को पता चलेगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो हिसाब से टेम्परेचर को घटाने के लिए वहाँ पे ब्लोअर का यूज़ कर सकता है या ह्यूमिडिटी को रिड्यूस कर सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है। इसी तरह जब हम बात करते हैं कि हम स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे में जो हमारा स्वास्थ्य है वो ख़राब होता जा रहा है, तो इसलिए हम बात करते हैं ड्रोन की, ताकि हम वहाँ पे ड्रोन का इस्तेमाल करें ताकि जो फ्यूम्स है, जो स्प्रे है, जो हमारे अंदर चला जाता है, उससे हम बच जाएं। उसके बाद हम दूसरी साइड से बात करते हैं कि अक्सर हमारा ये होता है कि कहीं पे डिजीज़ लग गई, हमने टाइमली उसको नहीं देखा, तो उससे क्या होता है, पूरा हमारा क्रॉप डैमेज होता है। तो टाइमली वहाँ पे देखना, इसके लिए हम ड्रोन के ज़रिए कैमरा से देख सकते हैं कहाँ पे डिजीज़ लग गई, वहीं पे हम स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग की, तो हार्वेस्टिंग ऑपरेशन जहाँ पे भी हम प्रोड्यूस निकाल देते हैं, उसके लिए हम रोबोटिक हार्वेस्टिंग की बात कर देते हैं, या वीडिंग जो सबसे कठिन काम है वीडिंग, क्योंकि इसमें जो हमारे किसान भाई है वो कहीं बैठ के कहीं झुक के काम करते हैं, जिससे उनको कमर दर्द हो जाता है। तो वहाँ पे भी हम टेक्नोलॉजी, हाईटेक टेक्नोलॉजी जिसको हम रोबोटिक वीडिंग की बात करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं अपने देश का, तो सबसे पहले जहाँ पे हम हाईटेक का यूज़ कर सकते हैं वो है इरिगेशन में, वो है पॉली हाउसेज में। इरिगेशन में ये है कि हम ये जाने कि कितना नमी है हमारे खेत में, उसी हिसाब से पंप को हम ऑपरेट करें, उतनी ही नमी दें, उतना ही वाटर दें, ताकि हम उसको सेव कर पाएँ। इसी तरह जब हम पॉली हाउसेज की बात करते हैं, तो पॉली हाउसेज में भी हमको कुछ ऑपरेशन करने पड़ते हैं। जैसे पॉली हाउसेज में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो रहता है वो पॉलिनेशन का रहता है, तो आर्टिफिशियल पॉलिनेटर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या है कि हमारा पॉलिनेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। जी बिल्कुल, तो अलग अलग क्षेत्रों में आपने बताया कि किस किस तरीके से इनका लाभ होता है। ये जो हाईटेक मशीनरीज़ हैं, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे IoT के नाम से हम जानते हैं, उस पर आधारित होती हैं, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि IoT से एक सीढ़ी ऊपर का है सर, ये और हाईटेक है। और इसके अलावा जो पहले जो हम मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो है ही, और अब जो पूरा फोकस है कृषि का वो कई तरह से बदल चुका है। अब हम ऐसी कृषि करना चाहते हैं जो जिससे सतत विकास हो,
साथ ही साथ हमारे पर्यावरण के अनुकूल हो, स्वास्थ्यवर्धक हो। हमें जो फसलें हैं वो ऐसे चाहिए जो कि केमिकल फ्री हो। हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाए और इनमें ये जो हाईटेक मशीनरीज़ हैं उनकी भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। तो अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें तुरंत मेल करें, हमें कॉल करें और आपके सवालों को हम ज़रूर शामिल करेंगे। बात करते हैं डॉक्टर गुप्ता से। सर, पहाड़ी क्षेत्रों में फूलों की खेती की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि मोटे तौर पर कौन कौन से फूल हैं जिसका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं, और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि बाज़ार जो है, जब से हम ई-नैम की बात करें या फिर इंटरनेट ऑनलाइन सब चीज़ें होती जा रही हैं, ऐसे में पहाड़ों के लिए किस तरह की संभावनाएं बढ़ रही हैं, ख़ास तौर पर जो फूलों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि जो फूल दूसरे क्षेत्रों में नहीं हो सकते वो भी पहाड़ों में संभव है, उनको भी हम उगा सकते हैं पॉली हाउस के ज़रिए या फिर संरक्षित खेती की जो अलग अलग संरचनाएं हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो पहाड़ी क्षेत्र है, अब जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें भी काफी एडवांस हो चुके हैं। मैंने खुद फार्मर को मॉनिटर किया है। जैसे दिल्ली, बॉम्बे या बेंगलोर या चेन्नई के जो रेट्स हैं उनके पास डेली आते हैं जी, और साथ में ऑनलाइन ही उनकी डिमांड को पूरा करते हैं और जब उनके पास डिमांड आती है उसी ढंग से फ्लावर भेज देते हो। ये बात तो उन फार्मर की है जो काफी सालों से फूलों की खेती कर रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी पुष्प हैं विदेशी पुष्प हैं। गुलाब तो इंडिया में भी होता है, लेकिन पॉली हाउस में जो गुलाब होता है उसकी किस्में बाहर से ही आ रही है। अभी हमारे IHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर बेंगलोर से भी काफी अच्छी वैरायटी निकली है, उस से भी बहुत अच्छी वैरायटी निकली है गुलाब की भी, और कार्नेशन की भी डॉक्टर YS परमार से निकली हुई है। और जो हमारा लखनऊ में NBRI उससे भी गुलदाउदी की बहुत अच्छी किस्में निकली हुई है। किसान भाइयों को जो ज्यादातर मुश्किल आती है कि उसको विशेषकर टेम्परेचर के साथ कैसे कोरिलेट किया जाए। जैसे डॉक्टर साहब इंजीनियरिंग के बारे बता रहे हैं, इसका हाईटेक का सबसे ज्यादा यूज जो है फ्लोरिकल्चर में सबसे ज्यादा है। मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि अगर किसान भाई अपने पॉली हाउस को करते तो ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं पड़ती। वो कंप्यूटर से पता चल सकता है कि कितनी डंडियां हर दिन निकलेंगी, कौन सी स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग तैयार है इस ब्लॉक में। दूसरा, ड्रोन से जो है स्प्रे भी बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है, लेबर बचती है और साथ में जो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसी तरह देने से होती है, की पैदावार ज्यादा बढ़ती है और किसान भाई लाभ मिलता है। ऐसे ही पानी के द्वारा की जाती है, जिससे कि हम मात्रा में ज्यादा एरिया की जो उर्वर की डिमांड है वो पूरी हो जाती है। इस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी है फूलों की खेती में सबसे ज्यादा हो रही है। और जो रही बाहर ओपन में जो है या गुलाब की कुछ ऐसी है, तो फार्मर अटैक कर रहे हैं, जैसे एप्लीकेशन लगा रहे हैं और पावर टिलर से फ्लोइंग करके बचत कर रहे हैं। मैं हमें लगता है जी सर, आपकी आवाज़ ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है और इसी के साथ ही हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। आपको कोई भी सवाल हो इन दोनों विषय से जुड़े हुए तो ज़रूर हमें ईमेल करें। लेंगे आपके सवाल इस ब्रेक के बाद। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं हाईटेक मशीनरी के कृषि में उपयोग की, इस्तेमाल की, और साथ ही बात हो रही है पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे हमारे किसान फूलों की खेती अपना सकते हैं। दोनों विषय से जुड़े हुए विषय विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम में। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल करें, ईमेल करें। दोनों ही जो टोल फ्री नंबर है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साथ साथ हम फ्लैश कर रहे हैं, और इसके अलावा ईमेल पता भी। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जो हम हाईटेक मशीनरी के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, सर एक चीज़ और समझाएं, क्योंकि जब हम नई तकनीक की बात करते हैं तो इसके साथ एक स्पेशल स्किल की भी ज़रूरत है। आप में वो स्किल भी होना चाहिए, जो कौशल भी होना चाहिए उस तरह का कि आप इन हाईटेक मशीनरीज का इस्तेमाल कर सकें। तो इससे युवाओं को कैसे हम जोड़ सकते हैं? जो कि हाईटेक हम मशीनरी की बात करते हैं, ये एक ऐसा क्षेत्र है एग्रीकल्चर में जिसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार पैदा करने की क्षमता है। आजकल अगर आप देखेंगे, लोग आईआईटी से आ रहे हैं, एनआईटी से आ रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से आ रहे हैं, एमबीए करके आ रहे हैं और एग्रीकल्चर में एंटर हो रहे हैं। रीज़न यही है कि हमने एग्रीकल्चर को अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन किया है। जहाँ पे हम देखते हैं डाटा की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। एक एग्रीकल्चर को एक बिज़नेस के तौर पर हमने लिया है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके लिए हमारे युवा की, जो पढ़ा लिखा युवा है, उसकी ज़रूरत है। अब उसको गाँव से शहर जाने की ज़रूरत नहीं है जो पहले रोज़गार के लिए जाता था। तो आप मिसाल के तौर पर ड्रोन को ले लीजिए। एक ड्रोन को चलाने के लिए हमको एक पायलट की ज़रूरत है जो ट्रेनड हो कि मैं कैसे इस ड्रोन का इस्तेमाल करूं। तो सरकार ने उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स भी खोले हैं ताकि हमारा युवा आए, वहाँ से ट्रेनिंग ले और वो उस ड्रोन का डिमॉन्स्ट्रेशन किसानों के खेत पे करे। तो उससे क्या है कि जो पायलट है उसका अपना रोज़गार, जो उसका फील्ड मैन होगा उसका रोज़गार। तो इस तरह कोई भी आप टेक्नोलॉजी लेंगे, कम से कम एक टेक्नोलॉजी 3 या 4 लोगों को रोज़गार दे सकता है। लेकिन जो आमतौर पर सोचते हैं कि नई तकनीक आएगी तो रोज़गार घटेगा, लोगों का काम छिनेगा, तो ये गलत सोच है। टेक्नोलॉजी आती है, रोज़गार को वो बढ़ावा देता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। आप जो ट्रैक्टर चला रहा था वो बताएगा कि मैं ड्रोन चला सकता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए ट्रैक्टर चलाने वाले को ड्रोन चलाना सीखना पड़ेगा। अगर उन्होंने ड्रोन चलाना नहीं सीखा तो उनको लगेगा ही कि मेरा रिप्लेसमेंट आ गया। तो इसके लिए आज की डेट में स्किल का बढ़ावा देना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हम स्किल इंडिया की बात करते हैं ताकि हम युवाओं को नया नया स्किल दें। वो किसी भी क्षेत्र में जाएं, वहाँ पर उस स्किल का इस्तेमाल करके एक तो उस ऑपरेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा दे और अपने लिए रोज़गार पैदा होगा। जी, एक सर ईमेल आया है, सतीश है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारे दर्शक, इन्होंने अभी भी ईमेल किया है। ये धान की रुपाई की मशीन के प्रकार के बारे में जानना चाहते हैं, इसकी कीमत कितनी होगी और इसकी ट्रेनिंग प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त करें, इसके बारे में जानना चाहते हैं। सतीश जी ने जो प्रश्न पूछा है, ये बात करते हैं एक्चुअली रुपाई की, पैडी ट्रांसप्लांटेशन की। लेकिन मैं यहाँ पे सतीश जी को बताना चाहूँगा कि इससे अच्छा है कि अगर आप डायरेक्ट सीडिंग करेंगे। देखिए, जब आप रुपाई की बात करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग की बात करते हैं, तो आपको एक नर्सरी रेज करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको ट्रांसप्लांटर लाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कम से कम 2 लाख का खर्चा आएगा।
और जब आप उसको ले आते हैं आपको पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसके बदले में अगर आप डायरेक्ट सीडिंग की बात करेंगे, डायरेक्ट सीडेड प्लांटर को इस्तेमाल करें, तो आपको ना नर्सरी ग्रो करने की ज़रूरत है और ना आपको पानी की उतनी ज़रूरत है। तो अगर आप ट्रांसप्लांटर है तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ट्रांसप्लांटर बनाते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सीडेड प्लांटर की बात करते हैं, जो मैं आपको सजेशन कर रहा हूं, तो वो आप पूसा में भी पूसा पैडी डायरेक्ट सीड प्लांटर बना है, या आप कहीं भी मैन्युफैक्चरर से प्रिसीजन प्लांटर की बात कर सकते हैं। जी सर, जो हम हाईटेक मशीनरीज की बात करें जिसमें आपने ड्रोन का जिक्र किया, रोबोटिक्स का जिक्र किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम बात करें, अगर इसे हम एक एक करके समझें तो रोबोटिक्स आधारित कौन कौन सी ऐसी मशीनरीज हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है और आगे रिसर्च किस दिशा में है? देखिए, जब देश में अभी ऐसा स्टेज है कि जहाँ पे लैब फेज से लैंड फेज की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब अभी मैक्सिमम रिसर्च मैच्योर हो गया है लैब फेज पे, जिसको हमें अब फील्ड पे लाना है। तो जब हम रोबोटिक्स की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा हमको जो वीडिंग ऑपरेशन है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा काम हो रहा है रोबोटिक वीडर बनाने पे। तो बहुत सारे ऐसे कुछ वीडर्स बाहर से लेके आए हैं, कस्टमाइज़ किए हैं, लेकिन एक्चुअल जो वीडर यूज़ हो रहा है जिसको हम अपने देश के लिए कम कॉस्ट पे बना पाएँ, तो वो वीडिंग के लिए है और बहुत सारे संस्थानों में उस पर काम चल रहा है। इसी तरह जब हम बात करते हैं ड्रोन की, तो ड्रोन पे ऑलरेडी देश इतना मैच्योर हो चुका है कि यहाँ पे गाइडलाइंस आई है कि कैसे ड्रोन को इस्तेमाल करना है। 5-6 कमेटी सरकार ने बनाई है कि उसका इस्तेमाल हम कैसे करें पेस्टिसाइड के लिए या न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो ये दो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है जो आगे 5-6 साल में आपको फील्ड पे और मैच्योर हो जाएंगे। जी जी, तो इस पर और भी काम हो रहा है। और जैसे कि एक बात बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर निकल कर आई कि जो लैब का काम था, जैसे हम कहते हैं ना लैब टू लैंड, तो बहुत सारे जो कार्य कई वर्षों से चल रहे थे वो अब मैच्योर हो चुके हैं और उनका प्रभाव किसानों के जीवन में किस तरह का है, खेत में किस तरह का, उस फेज़ में हम निकल रहे हैं। सर बिल्कुल सही कहा मैं जो आपने बात कही। बिल्कुल। तो अगर आपके कोई सवाल हैं दोनों विषय से जुड़े हुए तो ज़रूर हमें ईमेल करें, कॉल करें, अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। बात करते हैं डॉक्टर गुप्ता से। सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी, जो हम पहाड़ी क्षेत्रों में फूलों की खेती की बात कर रहे हैं सर, यहाँ पर बहुत सारे जो किसान हैं उनके मन में ये भी सवाल आ रहा है कि किस तरीके की वहाँ की जलवायु को देखते हुए और जो भौगोलिक स्थिति है उस तरह के प्लेन्स नहीं होते, वहाँ पर किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं जब खास तौर पर हम संरक्षित खेती की बात करें फूलों की खेती में? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न, जिसको हम जियोग्राफिकली बोलते हैं कि यहाँ टेरेस वाली ज्यादातर जमीन है और पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा लंबी चौड़ी जमीन नहीं पाई जाती। किसान भाइयों ने अपनी जरूरत के अनुसार पॉली हाउस को उसमें फिट कर रखा है, जिसमें छोटे छोटे पॉली हाउस 100 स्क्वायर मीटर, 200, 300, सबसे ज्यादा 500 स्क्वायर मीटर तक के पॉली हाउसेज हैं। और वो टेरेस पे बने हुए, मैं आपको जहां मैं 3 साल रहा हूँ तो वहां पर एक जगह है थुनाग सिराज वैली, वहां पूरे का पूरा गांव जिसमें 450 के लगभग पॉली हाउसेज हैं, दूर से कार्नेशन की खेती के लिए पूरी इंडिया में मशहूर है। तो इस तरह से किसान भाइयों ने अपनी जरूरत के अनुसार विश्वविद्यालय की मदद से और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की मदद से अनुदान लेके टेक्नोलॉजी का ग्रहण करके तो पूर्ण रूप से अपने खेतों में उतार रखा है और किसान इसको कर रहे हैं। अब रहा आपका पानी की समस्या, पानी के लिए उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग भी की है और वहां से अब तो फार्मिंग एडवांस हो गए कि सोलर पैनल लगा के सोलर बिजली द्वारा ही इसको करें। और अक्सर करने के लिए कई बार गर्मियों में जरूरत पड़ती है, सोलर बिजली को यूज किया जा रहा है। तो इससे एग्रीकल्चर की संभावनाओं की भी जरूरत बढ़ गई है। वो बीच बीच में जो पंचायतें हैं सर एक फूलों से जुड़ा हुआ सवाल आया है, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। गोविंद पाटीदार जी हैं, इन्होंने ये सवाल पूछा है कि गेंदे के फूल ये लेना चाहते हैं, उसकी खेती करना चाहते हैं, इसके बीज उन्हें कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? गेंदे के जो बीज है वो वैसे 2 तरह से गेंदा मिलता है। एक तो लड्डू गेंदा है जो कि आपको बंगाल से, कलकत्ता से मिलता है, वो 1 रुपए की पौध है और सबसे उत्तम प्रकार की उसकी डिमांड सबसे ज्यादा है जी। और रही बात जो आपको पूसा में है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग में, वहां पर भी सीड
यूनिट है उसमें भी इसके बीज पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बसंती गेंदा की इसमें वहां पर 5,000 से 10,000 रुपए किलो प्रति किलो मिलते हैं। और जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनमें भी, जैसे डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी सोलन में है, पालमपुर में श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी है, या CSIR है, ऐसे ही उत्तराखंड में है, पंतनगर विश्वविद्यालय है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना है, वहां पर भी गेंदे के बीज मिल जाएंगे। पाटीदार जो है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र से बात कर रहे होंगे, तो महाराष्ट्र में भी, अकोला में भी है, और कई रावरी में भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और पुणे में भी है, वहां से भी ले सकते हैं। मैं इनको नंबर है वो किसी भी इंटरनेट पे जाके यूनिवर्सिटी वेबसाइट है, वहां से उनसे मंगवा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें। छोटा सा ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, और अब हम हेलो किसान के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। कोई भी सवाल अगर आज के दोनों विषय से जुड़े हुए हैं तो ज़रूर हम तक पहुंचाएं। हम उन्हें कार्यक्रम में शामिल करेंगे, लेंगे अपने विशेषज्ञों से उनका जवाब। और जो हमारा पहला विषय है यानी हाईटेक मशीनरी का कृषि में उपयोग, तो उसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। सर, एक और बात बताएं कि सरकार की तरफ से इन हाईटेक मशीनरीज को लेकर ख़ासतौर पर जो कृषि आधारित हैं, किस तरह की पॉलिसी पर काम किया जा रहा है? जो भी हाईटेक मशीनरी है, पहले हम बात करते हैं कि जो हमने बहुत पहले बात की थी कॉस्ट की, कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट रहता है, तो सरकार की ओर से ऑलरेडी स्कीम है सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। उसके तहत अगर किसान भाई आगे आना चाहेंगे, वो एक कस्टम हायरिंग सेंटर क्रिएट करें जहाँ पे बहुत सारी वो मशीनें रख सकते हैं, और उन मशीनों का इस्तेमाल किसानों के खेत पे होगा। और जैसे हम उबेर या ओला मॉडल यूज़ करते हैं, ऐसे ही कस्टम हायरिंग सेंटर डाल के, तो उसके लिए सरकार की ओर से 40 से 80% सब्सिडी का है ऑलरेडी। किसान भाई चाहें तो वो कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पे देख सकते हैं, सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। ये एक साइड है सब्सिडी का। दूसरी हम बात करते हैं कि जो हमारे युवा हैं जो आगे आना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए सरकार ने ऑलरेडी जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, उनके ज़रिए से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जैसे पूसा में भी एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, पूसा कृषि या अराइज प्रोग्राम है, जहाँ पे युवा अपना जो टेक्नोलॉजी है वो लेके आए, उसको मेंटरिंग किया जाएगा, उसको एक बिजनेस मॉडल की सूरत में मार्केट में हम कृषि स्टार्टअप इसे समझे। हाँ, इसको कृषि स्टार्टअप ही हम समझते हैं कि कृषि स्टार्टअप की जब हम बात करते हैं कि हमारे युवा है, उन्होंने कोई सोच है उनकी कि ऐसी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कृषि में, तो वो उसको इंक्यूबेट करने के लिए
किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ सकता है। वहाँ पे उसको इंक्यूबेट किया जाएगा, उसको एक टेक्नोलॉजी की सूरत में मार्केट में लॉन्च मतलब एक तरह से इंक्यूबेशन सेंटर्स इसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर है उसके लिए। तो ये भी सरकार की ओर से एक और स्टार्टअप को बढ़ावा देने का कृषि की क्षेत्र में। तो सब्सिडी की बात करें, स्टार्टअप की बात करें, और उसके साथ साथ हर एक रियासत में, हर एक राज्य में अपने जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके तहत भी बढ़ावा दिया जा रहा है इस हाईटेक एग्रीकल्चर को। जैसे हमारे बात कर रहे थे हाईटेक पॉली हाउसेस की बात कर रहे थे, तो हर एक राज्य में अलग से भी उसके लिए एक स्कीम है जिसके तहत किसान लाभ ले सकते हैं। जी, तो अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं। हमारे युवा किसान जो हाईटेक जो मशीनरीज हैं उससे जुड़ना चाहते हैं तो एफपीओ के माध्यम से भी वो इससे जुड़ सकते हैं। कृषि स्टार्टअप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और इस बार तो अलग से बजट भी एलोकेट किया गया है खासतौर पर स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, और उनमें कृषि स्टार्टअप भी शामिल है। और इसके अलावा सरकार ऐसे कस्टम हायरिंग सेंटर्स भी बनाती है, उसमें भी काफ़ी अनुदान दिया जाता है। किसान उससे भी जुड़ सकते हैं, युवा जुड़ सकते हैं जो कि इन इक्विपमेंट्स को चलाना सीख सकते हैं। और इसके अलावा ये किसानों की एक तरह से मदद भी करते हैं अगर ऐसे सेंटर्स चलाते हैं और ये मशीनरी किसानों तक, उनके फील्ड तक पहुंचती है। तो कई स्तर पर कार्य हो रहा है। मकसद बस यही है कि हमारे किसानों को, हमारे युवाओं को इससे लाभ हो। और चलिए एक बार फिर से डॉक्टर गुप्ता जी के पास चलते हैं। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। जी सर, अंत में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे जो हम आज बात कर रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में फूलों की खेती के बारे में, और कुछ बातें जो आपको लगता है कि किसानों के लिए जानना जरूरी है? मैं अपने जो मेरे विचार हैं उनके माध्यम से किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें फूलों की खेती की अपार संभावना है। आपको केवल अच्छी यूनिवर्सिटी से जहां पर इसकी ट्रेनिंग दी जाती है प्रशिक्षण लेने के बाद जो पुष्प आप, जो भी विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि आपके इलाके में ये पुष्प हो सकता है और उसको पॉली हाउस में करना है या ओपन में करना है, उसके अनुसार ही चले। और साथ में जो सरकारी स्कीमें हैं उसका लाभ उठाएं, और जो मार्केट है उनके लिए सामूहिक रूप से, या आप कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता है। जो हमारे युवा बेरोजगार हैं, युवा साथी बच्चे हैं जो 10 पास कर जाते हैं मैट्रिक करके, वो इस लाइन में बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी जिंदगी सेटल कर सकते हैं। और यंग होने के नाते इसमें उनको जल्दी से ट्रेनिंग भी समझ आ जाती है, और तरह तरह के उनका चुनाव करें और उनको सही लगाएं, और ज्यादा से ज्यादा लाभ, जो उनकी पैकेजिंग है, मार्केटिंग है, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रहे, उससे उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। और क्योंकि फूलों की खेती एक ऐसा व्यवसाय है जिसकी डिमांड सारी साल होती है, फैशन के अनुसार ही फूलों के रंग की भी डिमांड होती है, आप उसको भी ध्यान में रखें। और कई जगह तो मैंने ऐसे देखा है कि कुछ फार्मर ने उन कस्टमर्स को फ्लावर देना स्टार्ट कर दिए हैं बिना किसी चैनल के, ज्यादा लाभ मिले। जी बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें हैं जो कि हमने जानी है फूलों की खेती से जुड़ी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर इतने विस्तार से चर्चा करने के लिए, जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चाहे फूलों की खेती हो, उसमें भी हमारे युवाओं के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं। मार्केटिंग से जुड़े और कैसे अच्छे क्वालिटी के गुणवत्ता युक्त फूल बाजार तक पहुँचाए जा सकते हैं, विदेशों तक हमारे देश के फूल जाते हैं। तो बस ज़रूरत है कि इन संभावनाओं को समझें और इनसे लाभ लें। और सर, अंत में आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो हमारा आज का पहला विषय है यानी हाईटेक मशीनरीज, इससे जुड़ी कुछ और बातें जो आप चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को जानना चाहिए। हाईटेक मशीनरी के बारे में पहले मैं किसानों को ये बताना चाहूँगा कि कम से कम आप पहले ड्रोन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ड्रोन एक ऐसी मैच्योर टेक्नोलॉजी है जिसको सरकार की ओर से पूरा जोर है फील्ड पे लेने का। तो आप ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको उससे अंदाज़ा होगा कि एक हाईटेक मशीनरी यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद आप खुद ही दूसरी भी जो हाईटेक मशीनरी है उनका इस्तेमाल खुद चाहेंगे खेत पे करना ताकि उसका लाभ लिया जाए। तो मेरी यही आपसे सजेशन रहेगी कि आप ड्रोन का इस्तेमाल कीजिए, उससे लाभ लीजिए, और आगे जो भी आपको टेक्नोलॉजी आएगी हाईटेक टेक्नोलॉजी उसको आप खुद ही अडॉप्ट करेंगे। जी बिल्कुल। और जैसा कि हम महिलाओं को भी देखते हैं कि वो भी हर क्षेत्र में काफ़ी बेहतर कार्य कर रही हैं, और जब इस तरह की हाईटेक मशीनरीज आती हैं तो कहीं ना कहीं एक जो कई बार बोझिल कार्य जो होते थे वो महिला किसानों को दे दिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो वैसे जिनमें बहुत स्किल की ज़रूरत है वो कार्य नहीं दिए जाते थे। लेकिन आपको लगता है कि जैसे जैसे तकनीक को इस्तेमाल करना आसान हो रहा है, महिलाओं के लिए भी इसमें काफ़ी स्कोप है?
बिल्कुल, जो भी हमारे पहले जो यंत्र आते थे, मशीनरी आती थी, उनमें ज़्यादा जो हमारे जेंडर है, पुरुष लोग थे, वही उसको इस्तेमाल कर पाते थे। तो हमारा जो महिला है वो उसको, जैसे ट्रैक्टर ड्राइवर की हम बात करते हैं, तो हमारे खेतों पे कोई महिला ट्रैक्टर ड्राइवर नहीं दिखती थी। लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इस टेक्नोलॉजी में क्या है कि इसमें स्किल का इस्तेमाल है। तो उस इस्तेमाल स्किल की वजह से चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो बराबर उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो जो आगे हमारी खेती होगी, इनफैक्ट हम ये समझते हैं कि आगे महिलाएं ज़्यादा भाग लेंगी हमारी कृषि में कंपेयर टू जो पुरुष है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर स्टूडियो में आने के लिए और इतने विस्तार से चर्चा की आपने, हमारे दर्शकों को जानकारी दी, हमारे दर्शकों के ईमेल्स का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का हमारा विषय क्या है, आइए डालते हैं उस पर नजर। कल का हमारा विषय है बदलते मौसम में पशु प्रबंधन, और साथ ही बात करेंगे शूकर पालन में स्वास्थ्य प्रबंधन एवं जैव सुरक्षा। दोनों विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। ये हमारा पता है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप हमें कॉल सेंटर के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी जगह हम आपके लिए उपस्थित हैं। आप हमें फॉलो करें और मैसेंजर के माध्यम से या फिर वॉल पर भी अपने सवाल साझा कर सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। टोल फ्री नंबर नोट कर लें 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आप हमें कॉल करें। ये डीडी किसान का कॉल सेंटर नंबर है, जहां पर आप अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और चलते चलते एक और जानकारी आपको दे दें कि आप हमारे कार्यक्रम हेलो किसान यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा यूट्यूब ID है, इसे भी आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं। डीडी किसान चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हेलो किसान कार्यक्रम आज का अंक अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो ये सुविधा भी है, आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।